Welcome to the channel Easy Trek for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and the technology field and also in the commerce field. So that particular series related with the MCOM Business Innovation Semester 2 series, and the topic related of the this particular series is the business intelligence. So this is the first part of the unit 1 is the business intelligence. Firstly, we will discuss about that what is the business intelligence. Business intelligence is actually a technology that is the driven process for analyzing all the data, that is the raw data and the sample data, figurized data, sequential and the non-sequential data, and deliverable actionable information that helps executive all the operations on particular the data, manage the data, and workers make informed business decision. So actually what is the business intelligence? It is the process the data and organize the data collected from the various resources, that is from the internal resources and the external resources, preparation on the data, analyze the data, sample giving the data, review the data on all of the customers before you release the data, and visualization. And with the various dashboard meetings, you can analyze the results with the various parts of the things and the made the operational decision making, that is on the strategic planning. There is back behind the MIS, that is the management information system behind that. In the management information system, there are three levels, that is the low level, average level, and the high level. In the low level, teamwork has been done by the various employees जो आपके last level पे end users पे last level पे लगे हुए होंगे, जो raw data को collect करते हैं, pack करते हैं, ऐसा कुछ भी काम करते हैं. मिडल स्ट्रेटजीज पे उन लोगों को एंटर करवाओ जिनकी एंट्री आपने एक पार्ट पे प्ले करवानी है, कि जैसे टीम बन रही है तो टीम 3 टीम्स बनानी है तो हर टीम के 10 मेंबर्स है तो उसका एक बॉस होगा जो मिडल स्ट्रेटजी डिफाइन करेगा कि मेरी टीम को एक्चुअली में 10 लोगों को काम करना कैसे है. जो मेजर लेवल होगा जिसको हम टॉप लेवल बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, कि ऑपरेशन डिसीजन किसी एक के थ्रू होगा. क्योंकि देखिए बिजनेस जब भी किसी का बनना होता है तो बिजनेस में जो इतनी भी स्ट्रेटजी लगानी होती है, टीम वर्क उनके साथ काम करती है, बट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग जो होती है वो उसके मेजर इन्वेंटर की तरफ से होती है, जिसने वो बिजनेस प्लान करना है, जिसने वो बिजनेस बनाना है, जो उसका को फाउंडर है, जो भी उसका एक्चुअल ऑनर है. सो ऑनर के पास जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए 1 पावर 100 होगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और इक्विटी भी उतनी ज्यादा बिजनेस में ग्रो अप करती रहती है. सो बिजनेस का अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत बड़ा रोल है, और कंप्यूटराइजेशन में इसका रोल आता है कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, मेजर करते हो विद द डिफरेंट रिपोर्टिंग टूल्स के थ्रू. रिपोर्टिंग टूल्स होती हैं कि जब आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में से कुछ ऐसे टूल्स यूज करते हो, जैसे डिसीजन लेना है कंप्यूटर के अंदर फ्लो डायग्राम्स होती है, डीएफडीज होती है, डिसीजन डाटा फ्लो डायग्राम्स, जिससे आप डिसीजन ले सकते हो. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होती है कि इन फ्यूचर आपने कस्टमर को अगर प्रोडक्ट रिलीज करना है तो प्रोडक्ट का जो आप रिव्यू मांग रहे हो वो एंटिटी रिलेशनशिप पे है कि आप 1 to 1 दे रहे हो, D2D पॉलिसी में हो, D2C पॉलिसी में हो, किस पॉलिसी के अंदर आप उनको कस्टमर्स को डेटा जो है वो देना चाहते हो. सो एक्चुअली में प्रोसेस वर्क कैसे करता है, जब भी ये प्रोसेस वर्क करता है तो सबसे पहले जो डेटा है वो वेयर हाउस में एंटर करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा वहां पड़ा होता है, फिर स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है. एंटरप्राइज करने के लिए डेटा वेयर हाउसेस, अगर एक कंपनी है फॉर एग्जांपल की वो कंपनी इंडिया की है तो इंडिया की कंपनी का वेयर हाउस जो मेजर वेयर हाउस है, अगर वो आपकी बॉम्बे के अंदर है, शिपिंग होनी है उसकी ऑल ओवर इंडिया में, तो बॉम्बे के बाद जब जितनी भी स्टेट्स आएंगी, अब मान लो कि स्टेट्स पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, हिमाचल है, राजस्थान है, आपकी आगे जितनी स्टेट्स अवेलेबल है, जैसे राजस्थान की कितनी सारी सिटीज हैं,
उसमें हर सिटी में वेयर हाउस का जो स्मॉलर पार्ट है डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये जो ऑनर होगा वो डिसाइड करेगा, वो स्ट्रेटजी बनाएगा कि उसका मार्केटिंग फील्ड का जो एग्जीक्यूटिव पोर्शन मुझे किसी को देना है तो वो किस तरह से देना है। हाडूप क्लस्टर्स होते हैं जहाँ पे बिग डेटा सिस्टम वर्क करता है कि आप एक बिजनेस इनोवेशन में एनालिटिकल डेटा करो कि अगर हमारे पूरे इंडिया में ये वेयर हाउसेस बने हुए हैं और अगर कोई क्लस्टर आपको ऑर्डर आता है कि हमें ये चाहिए तो वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर होना चाहिए। सेंसर करो फाइल्स को कि जब हमारा वेयर हाउस से मेजर वेयर हाउस से डेटा निकलता है उसके बाद किसी सिटी में एंटर होता है और एक एंड यूजर के हाथ में पहुंचना है तो क्या उसका प्रोसेस क्या डिसाइड करना है कि अगर यूजर उस चीज को एक्सेप्ट करता है, इन केस वो चीज अगर गलत निकल जाती है तो पॉलिसी बैक हमारी रिव्यू में कैसी आनी चाहिए, वो सारा एनालाइज आपको बिग डेटा क्लस्टर से भी मिलेगा जिससे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि अगर हमारा प्रोसेस्ड डेटा किसी यूजर के हाथ में गलत एंटर करता है तो हम उसको एक डिफरेंट सोर्स से कैसे कंसोलिडेट करेंगे कि वो वेयर हाउस से गलती हुई है कि आपकी स्ट्रक्चर्ड जो है वो मेन वेयर हाउस से ही गलती जो है वो आ गई है। लॉग फाइल्स होंगी कि यूजर को जब ट्रांजिट हो रहा है डेटा तो लॉग फाइल्स बनाओ, अलग अलग वेयर हाउस में एंटर हो रहा है तो स्कैनिंग प्रोसेस दो, स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू एंट्री आगे की तरफ जाए। बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स भी जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे से भी जा सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड वे से भी, क्योंकि जो शिपिंग है आप डिसाइड कर सकते हो मुझे अगर D2C पॉलिसी में रखनी है तो डायरेक्ट टू द कंज्यूमर में जुड़ सकती हूँ, अगर थर्ड पार्टी वेंडर बनना है कि अगर आप किसी ऐसे फ्लिपकार्ट मैंत्रा ऐसे पार्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो वो एक बिग डाटा क्लस्टर्स के साथ वर्क करते हैं। मैंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, आपका अमेजन है, जितने भी ऐसे पार्ट्स अवेलेबल है जो कि बिग डाटा के साथ करते हैं क्योंकि उनके पास कोई एक पार्टी सर्वर नहीं है, मल्टीपल पार्टी सर्वर्स डील कर रहे हैं तो उनका डेटा टैक्टिकल होता है, डिसीजन मेकिंग होता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी का जब पार्ट लेना है उसकी रिटर्न पॉलिसी अगर आती है, अगर कोई कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं सेटिस्फाई कर रहा हो वापस करना चाहते तो क्या वेंडर उन्हें पैसे वापस करेगा कि ऑनर वापस करेगा। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है तो वेंडर को भी पैसे बीच में से कमीशन में से वापस करने पड़ेंगे। ऐसे डिसीजन पहले बिग डेटा को लेने पड़ते हैं। अब स्टेप की बात करते हैं कि अगर उसने वो स्टेप्स लेने हैं तो कैसे लेगा। सबसे पहले डेटा प्रिपेयर होगा, उसके बाद एनालाइज होगा जो हमने अभी बात की है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाए जाएंगे कि किस किस को ही हमने डेटा देना है और उसके ऊपर जो है बिजनेस डिसीजन किस तरह से होंगे कि अगर हमारा डेटा जो रेफर हो रहा है किसी को विद द टेक्निकल डिसीजन है कि टॉप पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि वो शिपिंग जो है वो बाय बस जाएगी, बाय रेलवे जाएगी, बाय एयर जाएगी। एयर जाएगी तो चार्जेस शिपिंग के कुछ आप डिसाइड अलग भी कर सकते हो और दूसरी सर्विसेज के अलग भी कर सकते हो। अब प्रोफेशनल जो क्यूरी हैंडल कर रहे होते हैं डैशबोर्ड उसका कुछ अलग तरह का होता है बिजनेस इनोवेशन में, क्योंकि अगर टीम सपोर्ट आपकी अच्छी नहीं है, आपका डेटा जो डिस्कवरी टूल्स पे एंटर कर रहा है यूजर को सेटिस्फाई कर नहीं रहा, प्रोग्राम्स को सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो फिर उसमें पार्ट में एनालिटिकल डेटा रिव्यू में नेगेटिव पार्ट पे जाएगा कि अगर आपकी कस्टमर केयर सर्विस भी अच्छी नहीं होती तो कस्टमर केयर सर्विस का भी पार्ट एनहांसमेंट में आएगा कि आपको वो टेक्निक्स अगर चलानी नहीं आ रही तो आपका डेफिनेटली जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक कहीं ना कहीं पार्ट पे गलत प्ले करेगा कि पर्टिकुलरली हमारा पार्ट जो है वो एंटरटेनमेंट में नहीं आ रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि डेटा माइनिंग जो होती है वो किस तरह से बिजनेस इंटेलिजेंसी में वर्क करती है। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है एक्चुअली जो सॉर्ट करता है लार्ज डेटा सेट को, आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर और रिलेशनशिप्स के अंदर, जिससे आप बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली एनालाइज कर सकते हो। और डेटा माइनिंग टेक्निक्स एंड टूल्स अवेलेबल है हमारे पास जो कि फ्यूचर ट्रेंड में ज़रूर यूज होंगे इन द बिजनेस इनोवेशन पार्ट के अंदर। तो जो हमारा यूज होता है वो सबसे पहला ही है कि उससे फायदा क्या होगा, इम्प्रूव होगी आपकी मार्केटिंग जो सेगमेंटेशन है, अगर रिलेशनशिप बेटर बनते जाएंगे, आपके जो कैंपेन्स आप चलाते हो, छोटे छोटे प्रोसेस आप करते हो, सैंपल कहीं किसी मॉल में लेके चले जाते हो, सैंपल देते हो लोगों को, उससे प्रोडक्ट आप कोई सेल करते हो, तो डेफिनेटली है कि बिग डाटा बेस में के ऊपर भी आप एंटर कर सकते हो कि एंट्री हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब प्रोडक्ट कभी मार्केट में पहले आया ही नहीं था तो नया था तो आप एक सैंपल एनहांसमेंट में भी यूजर को दोगे और अगर उसे ठीक लगेगा वो सैंपल तो डेफिनेटली वो
डेटा माइनिंग उसकी हेल्प करेगी कि वो जैसे ही प्रोडक्ट को एपीआई पे डालेंगे, एपीआई जो होती है वो गूगल सर्च इंजन के साथ जुड़ी हुई होती है कि वो उसके ऊपर डालेंगे आपका प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट अगर किसी D2C पॉलिसी पे या थर्ड पार्टी ने रखा हुआ है तो वो उसको एनालाइज करके एनहांस करने का डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए कि उसके ऊपर जो आपकी इनसाइटफुल या साइटफुल एनालिसिस लगने हैं और मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के भी पार्ट पे प्ले हो रहे हैं कि उन्होंने एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट भी यूजर को एंटरटेन करवाना है तो वो उससे भी वो काम करवा सकते हैं। सो बेसिकली हम जो फॉर्मेट इसमें भी लेते हैं वो एक एनालाइज का फॉर्मेट जो होता है वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, लेकिन फॉर्मेट अगर ले लोगे तो वो हमारा 5 स्टेप्स का फॉर्मेट होता है। 5 स्टेप फॉर्मेट में हम ये करते हैं कि जो बिजनेस इंटेलिजेंसी का हमने प्रोसेस चलाना है वो एक्चुअल में किन 5 पार्ट्स को, किन स्टेप्स को लेके चलाया जा सकता है। तो प्रोसेस क्या कहता है कि जब आपने 5 स्टेजेस से गुजरना है तो सबसे पहले डेटा सोर्स करिए, फिर उसको एनालाइज करिए, फिर अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर सिचुएशन कोई ऐसी आ जाती है कि बल्क ऑफ डेटा आपसे कोई मांग लेता है, उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास एक बेटर टीम होनी चाहिए, एक बेटर पर्सन होना चाहिए, और उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आपने काम कर लिया है तो आपका ओनर डेफिनेटली एक डिसीजन बेटर ले सकता है। इसकी हेल्प से आप एक रिपोर्ट भी अच्छी बना सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो, मॉनिटरिंग भी अच्छी होगी, प्रोडक्ट भी अच्छा करोगे कि कस्टमर को अच्छी चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही या मिलनी चाहिए। तो मॉडलिंग डेटा भी इसमें एंटर कर चुका होता है। एंड जब आपको बेनिफिट्स लेने हैं उसी बिजनेस इंटेलिजेंसी को यूज करते हुए कि डेटा एनालाइज करो, गुड रिजल्ट और गुड डिसीजंस लो, डिसीजन मेकर अगर एक होगा तो बेटर डिसीजन लिए जाएंगे, और अगर इक्विटी आप बांटते रहोगे तो फिर बेटर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी ओवर होनी शुरू हो जाती है। बेनिफिट में हमने एक एग्जांपल देखनी है कि अगर एक B1 प्रोग्राम हमने वैरायटी ऑफ बिजनेस बेनिफिट के अंडर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डाला है तो उसको सी सूट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट मैनेजर जो है मॉनिटर करने लगा है, तो ऑनगोइंग बेसिस पे क्या उसे अपॉर्चुनिटीज ये लेनी चाहिए कि वो एनालाइज करे कि जो कस्टमर उसका डेटा ले रहे हैं उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी, सेल्स कैसे की जाएगी, कस्टमर को सर्विस कैसे दी जाएगी, और जो आपने वेयर हाउसेस अलग अलग सिटीज में बनाए हुए उसकी सप्लाई चेन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको कभी भी देनी पड़ जाती है इन बल्क में तो क्या आप एक अच्छे डिसीजन ले सकते हो। तो ये डिसीजन एक HR मैनेजर को लेने चाहिए जो फाइनेंशियली भी हैंडल कर पाए कि क्या रॉ मटेरियल हमारे पास उतना पड़ा हुआ है कि अगर हमारे पास बल्क में ऑर्डर आता है तो क्या हम उतना रॉ मटेरियल अपने पास ऑलरेडी रख के बैठे हुए हैं कि हम उसके ऊपर एक डिसीजन मैटर ले सके। तो डिसीजन लेने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है वो है कि जब भी डिसीजन लेने हैं स्पीडली लेने हैं ताकि आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूवमेंट पे जाए। ऑप्टिमाइज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस मीन्स कि जो रॉ मटेरियल आपने वैसे खरीद के रख लिया और अगर वो यूजेज में नहीं आ रहा तो लॉस भी हो सकता है। सो पहले सैंपल पेपर पे डालिए अपने किसी भी प्रोडक्ट को, फिर इंटेलिजेंसी यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बिजनेस सपोर्ट होता जाएगा धीरे धीरे। छोटा पैकेट निकलेगा तो ऑटोमेटिकली परचेज ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई चेन ज़्यादा बढ़ेगी। डेवलपमेंट स्ट्रॉन्गर बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाओ और सेल्स और रेवेन्यूज ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाएंगे। जब सेल्स और सारा इन्वायरमेंट जनरेट होता जा रहा है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली एक एज मिलता जाएगा जो मल्टीपल कंपनीज के साथ आप एक कोलैबोरेशन में आ जाओगे और D2C कस्टमर पॉलिसीज में और ऊपर आप जा सकते हो विद द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फीचर्स। सो जो आपके राइवल्स होंगे उनको कोई इशू नहीं होगा। सो जो हमने एनालाइज करना होता है ना डेटा, वो हमने थ्रू आउट द फ्लो डायग्राम्स जो होती है उसमें डिसीजन मेकर चीज होती है। मान लो कि आपने कोई सैंपल लिया है रैंडम तो उसको आपने एक टेक्स्ट बॉक्स में डाला कि हमने टोटल 20 पार्ट्स का सैंपल लिया है। 20 पार्ट का सैंपल लेने के बाद आपने 10 लोगों को बांटा है, 10 को इधर बांट दिया,
10 को उधर बांट दिया और आपने ये रिजल्टेंट वैल्यू चेक करनी है कि आप 10 को अगर बांटा है तो इन 10 में से कितने लोगों को वो बेटर लगा। मान लो 6 को लगा और इधर से 4 को लगा, तो आप ये रिव्यू उठाओ, फीडबैक उठाओ कि क्या बेटर नहीं लग रहा। डिसीजन लेते टाइम फ्लो चार्ट भी ये कहता है कि आप रोम्बस सिंबल जब डायमंड शेप में यूज करोगे तो आप डिसीजन ले पाओगे कि इधर 6 है, इधर 4 है, तो 6 आपको बेनिफिट में जाएगा, तो इधर जल्दी एडवांटेज उठाई जाएगी कि क्या हम यूज कर रहे थे तो 6 सैंपल बेटर लगा है, और क्या हम गलत यूज कर रहे थे कि वैल्यू जो हमारी है वो डाउनफॉल पे एंट्री कर चुकी है 4 के अंदर। सो डीएफडीज और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में हम आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। Hope so that particular thing is really helpful for your business strategy grows into the future. So kindly review this topic very thoroughly, and if you have any type of question, kindly comment into the comment box. The reply will be given within the 24 hours, and the next part definitely come very soon into this channel. So till then, take care and thank you.